जी अस्सलाम वालेकुम। पिछली 2 दिहाइयों में जी रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज और बहुत सारे डेवलपमेंट ग्रुप जो है वो उभरे हैं। उनमें से एक नाम है MPCHS का, जिनके प्रोजेक्ट्स B17, F17, E11 और रेजिडेंशियल ऑर्चर्ड स्कीम के नाम से लोगों में काफी मकबूल है। आज मेरे साथ मौजूद हैं जी, पहले मैं इनको एक्स प्रेसिडेंट कहता था, अब ये प्रेसिडेंट है फॉर द टेन्योर ऑफ 2023 टू 2026 के लिए, मोहम्मद असलम राव साहब। कैसे हैं मोहम्मद असलम राव साहब? और अल्लाह का करम है, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। असलम राव साहब, अवाम ने आपके ऊपर एक बार फिर एतमाद किया। फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस फॉर इट। मुझे आप बता सकते हैं कि 2023 से 26 तक का जो आपका अभी जो टेन्योर है, उसके लिए आपने कौन कौन से मसाइल को टारगेट किया हुआ है कि MPCHS में कौन कौन से मसाइल को आप हल करना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे मेंबरान का, जिन्होंने हमारे ऊपर एतमाद का इजहार किया, भरपूर तरीके से 2 मरतबा पोलिंग में हिस्सा लिया और हमें भारी अक्सरियत के साथ जितवाया। ये उनका बेहद मैं मशकूर हूँ अपनी पूरी कमेटी की तरफ से। रहा मामला हमारे विजन का, इलेक्शन के दौरान जब हम डोर टू डोर कैंपेन की, हमने लोगों से मिले, बेशुमार कॉर्नर मीटिंग्स हुई, उनमें हमें बहुत सारे मसाइल से आगाही हुई। हालांकि हमारा अपना भी एक बड़ा वेल ऑर्गेनाइज्ड किस्म का सिस्टम मौजूद है, जिससे हम बाखबर रहते हैं अपने तमाम स्कीमों में कि जहाँ जहाँ भी मसाइल होते हैं, बगैर किसी के आइडेंटिफाई किए हमारी कोशिश होती है कि उनको फौरी तौर पे एड्रेस किया जाए। फिर भी इस मरतबा इलेक्शंस में चूंकि बाकायदा मुहिम चली और उसमें ऑन ग्राउंड सिचुएशंस को एक एक जगह को देखने का हमें मौका मिला। इसमें हमने कुछ तरजीहात अपनी तय की हुई हैं कि हमने किन किन इश्यूज पे सबसे पहले हमने इनको एड्रेस करना है। पहला इशू है हमारा नॉन पोजेशन एरिया है। उसके लिए हमने आते ही फौरी तौर पे कोशिशें शुरू कर दी। लैंड ओनर्स के साथ हमारी मीटिंग्स जो है मुसलसल चल रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उसमें बहुत अच्छा ब्रेक थ्रू हुआ है और वो इलाके, वो एरियाज जो काफी अरसे से चले आ रहे थे हम एक्वायर नहीं कर पाए, अब उनमें कुछ एरिया हमने एक्वायर कर लिया है और बाकी अभी भी आपके इस इंटरव्यू से पहले मेरी उन्हीं के साथ, लैंड ओनर्स के साथ मीटिंग्स चल रही थी। और ये एक बहुत बड़ी, एक मैं अभी इसको प्रीमेच्योर खुशखबरी कह सकता हूँ कि इन प्रिंसिपल दे हैव ऑल एग्रीड। अब मामला सिर्फ नेगोशिएशंस का है, वो भी इंशाल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि जब हम बैठेंगे, हमारी पूरी कमेटी बैठेगी, तो हम उनकी तवक्कुआत के मुताबिक और सोसाइटी के मफाद के पेश नजर रखते हुए फैसला करके इस इशू को हमेशा के लिए हम खत्म करना चाहते हैं। इस इशू के बाद दूसरा जो सबसे बड़ा अहम मसला है वो है हमें पानी का, जिसमें बेतहाशा कामयाबी हमें हुई, बहुत पेशरफ्त हुई है। उम्मीद है, मैं आपको थोड़ी सी तफसील भी बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमें पानी के ज़खायर आइडेंटिफाई हो गए हैं। B17 और F17 ये 2 स्कीमें ज्यादा मुतासिर हैं। हमने एक कंपनी हायर की, उसी कंपनी ने B17 में और F17 में सर्वे किया और पानी की निशानदेही की। इस वक्त हमें हमारे ब्लॉक G और ब्लॉक D उसमें पानी के वाफिर ज़खायर दरियाफ्त हुए। 6 ट्यूबवेल्स इस वक्त ऑपरेशनल हैं, मजीद 4 ट्यूबवेल इंस्टॉल होने जा रहे हैं। हमने पानी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइनें बिछानी शुरू कर दी हैं। C ब्लॉक में ऑलमोस्ट 100% लाइन बिछ चुकी है और उसके बाद हमने ब्लॉक A और B में जो लाइनें बिछी हुई थी, किसी वजह से डैमेज हो गई या नॉन फंक्शनल है, उस पर काम शुरू है। उनको हम जहाँ रिपेयर है रिपेयर कर रहे हैं, जहाँ नई लाइन डालनी है नई डाल रहे हैं और बहुत जल्द वहाँ पे पानी की घरों में सप्लाई लाइन शुरू हो जाएगी। D ब्लॉक में जो हमें पानी का जखीरा मिला है, उससे बाकी ब्लॉक्स की जितनी जरूरत है पानी की वो भी पूरी हो जाएगी। वहीं पे हमें हमारे पास इतना भी एक सरप्लस सोर्स मजीद मिला है जिससे हम F17 की जरूरियात को पूरा करेंगे। ये एक चूंकि बहुत अहम इंसानी मसला है, संगीन मसला है, जो हमारे इदारे हैं, रेलिवेंट अथॉरिटीज हैं, CDA, RDA, हम उनकी भी कोशिश करेंगे कि हमें उनके ताउन भी इसमें मिल जाए और मजीद सप्लीमेंट हो जाए हमारी ये वाटर सप्लाई, ताकि कभी भी ये मसला आइंदा पेश ना आए। इसके अलावा हमने चूंकि वहाँ पे मारगला हिल्स में ये टायर्स की रिसाइकलिंग के प्लांट्स लगे हुए हैं, जिससे हमारे जो रेजिडेंट्स हैं वो पूरी तरह पोल्यूशन से मुतासिर थे। आप बिलीव करें कि घरों में
ایک ایک 1.5 2 इंच کی تہ جم جاتی تھی جو وہاں سے یہ جو بھی باقیات اڑ کے فضا میں اور گھروں میں جاتی تھی وہ ہم نے الحمدللہ ہماری جو آئی سی ٹی کی ایڈمنسٹریشن ہے راولپنڈی کی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے انہوں نے ہمارے ساتھ بہت اس میں تعاون کیا بہت زیادہ کوآپریٹ کیا انوائرمنٹ پروٹیکشن اتھارٹی اسلام آباد کی اور انوائرمنٹ کا جو پروونشل ڈپارٹمنٹ ہے انہوں نے ذاتی دلچسپی لے کے الحمدللہ ان کو سیل کیا ہے لیکن اس مرتبہ ایکشن کافی سخت ہوا سپریم کورٹ کا بھی ڈیسیجن اس میں آیا کہ کسی قسم کی کارروائی فوری طور پہ بند کی جائے تو ہمیں امید ہے کہ ہم اس عذاب سے بہت جلد چھٹکارا حاصل پا لیں گے مرگرہ ہلز میں ہم نے ہر سال پلانٹیشن کا ایک پروگرام شروع کیا ہوا ہے جو ہم فارسٹ ڈپارٹمنٹ سے اور ٹیکسلا میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹیکسلا اے سی ٹیکسلا جو ہیں ان کے تعاون سے ہم ہر سال موسم جو ہوتا ہے اس میں کافی مقدار میں ہم نے پلانٹیشن کی ہے اگر اب آپ وزٹ کریں مارگلہ ہلز کو جی ٹی روڈ کی طرف سے تو اس کا بیشتر حصہ گرین ہو چکا ہے اور ہمیں امید ہے کہ آئندہ چند سالوں میں ہم پورا وہ ایریا جو B17 کی طرف سائڈ ہے وہ ہم پوری کی پوری گرین آپ کو نظر آئے گی اور جو بلاسٹنگ کرشنگ کی وجہ سے اس میں ہلز کی تباہی ہوئی انشاءاللہ تعالی وہ بدصورتی جو ہے ان کی وہ ہم گرینری کے ذریعے اس کو ختم کریں گے جس کا انوائرمنٹ کے اوپر بھی بڑا پازیٹیو ایفیکٹ آئے گا اس کے بعد ہم نے جو ہمارا اسٹریٹس کا روڈ کا انفراسٹرکچر ہے اس پہ توجہ دی ہے ان کے نئے سرے سے اسفالٹ جہاں پہ ٹی ایس ٹی ہونا ہے وہاں پہ ٹی ایس ٹی جن کی ڈرینیج ریپیئرز وغیرہ نلاز ہیں برساتی نالے وغیرہ ان کی مزید پختگی اور جہاں پہ کوئی رکاوٹ ہے اس پہ کام آلریڈی شروع ہے تو اس سے ہمیں امید ہے کہ حالیہ بارشوں میں ہمیں دن رات تک کوشش ہے کہ کسی قسم کے نقصانات کا سامنا نہ کرنا پڑے جتنی بھی ہمارے کام چل رہے ہیں اس میں ہماری کوشش ہے کہ کمیونٹی پارٹیسپیشن کو ہم ترجیح دیں تاکہ اونرشپ ڈیولپ ہو ہر ایک کی کہ اونرز فیل کریں کہ یہ ہماری اپنی جگہ ہے اور اس میں وہ ذاتی دلچسپی لے کے سوسائٹی کے جتنے بھی ریسورسز ہیں یا پلانز ہیں ان کو آگمنٹ کریں اپنی ایکسپرٹیز کے ساتھ بھی اور اپنی فزیکل کنٹریبیوشن کے ساتھ باقی تو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جیسے اسکیم کے اندر لوکل ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ اب چونکہ اسکیم بڑی ہے تو یہاں پہ اس کے اندر لوکل ٹرانسپورٹ کوئی چلنی چاہیے اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو آلریڈی اس فیلڈ میں موجود ہیں کمرشل پوائنٹ آف ویو سے کہ ان کو ہم اٹریکٹ کریں اور وہ لا کے یہاں پہ اپنی ٹرانسپورٹ لوکلی چلائیں تاکہ اگر کسی نے گیٹ نمبر 1 2 سے بلاک D E F تک جانا ہو تو انہیں کسی قسم کا مسئلہ نہ آئے اور وہ لوکلی اپنے ٹرانسپورٹ یوز کر لیں بنیادی طور پر تو یہی ہے مسائل باقی یہ ہے کہ ویژن ہم نے ملٹی گارڈنز فیز 2 نیا لانچ کیا ہے چکری روڈ پہ انشاءاللہ تعالی وہ بھی ایک ناول اسکیم ہوگی اور ہمارے ملٹی کے وہاں جانے سے ملٹی کے نام ریپیوٹ کریڈیبلٹی کی وجہ سے اس ایریا کے لوگوں نے بھی ہمیں ویلکم کیا ہے کہ ایک بڑا نام اس ایریا میں آیا ہے تو ہمیں امید ہے کہ وہ اسکیم بھی ہم نے چونکہ اس کے لے آؤٹ پلان وغیرہ RDA میں جمع کرا دیے ہیں تو امید ہے جلدی اس کی سینکشنز ہو جائیں گی جو پروسیجرل جو اس کا مرحلہ ہے وہ ہم طے کر لیں گے تو اس کے طے ہونے کے بعد وہ اسکیم بھی ہماری انہی اسکیموں کی طرح انشاءاللہ ایک سکسیس سٹوری ہو راؤ صاحب بہت ساری چیزیں آپ نے اس میں ڈسکس کر لی ہیں اور ایک ویژن لوگوں کو بڑا کلیئر ہو گیا کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں اور آپ کی نظر جو ہے نا ہر مائکرو ایشو پہ ہے اس ٹائم پہ اچھا یہ راؤ صاحب بات ہو گئی ہماری ڈیولپمنٹ ایکٹیویٹیز کے بارے میں ابھی ریسنٹلی IMF کی ایک اسٹاف لیول کا ایک ایگریمنٹ ہوا ہے جس سے $3 بلین پاکستانی اکانومی میں پول ان ہوں گے آپ ریئل اسٹیٹ کی مارکیٹ پہ اس کا کیا افیکٹ دیکھتے ہیں دیکھیں میں تو آئی ایم ناٹ این اکانومسٹ اب میں تو ایک ایز اے کامن پرسن ایز اے لے مین اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکتا ہوں وائل بینگ ان دس فیلڈ ناؤ میرا جو ایکسپیرینس میں نے دیکھا ہے یہ جو جتنے بھی ریئل اسٹیٹ کا کام ہے ان میں جو اپ اینڈ ڈاؤن جو بھی ہوتا ہے سارا بیسیکلی یہ جو ہمارا انویسٹر طبقہ ہے انویسٹمنٹ جو کرتے ہیں یہ سب اپ اینڈ ڈاؤن ان کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے اور دنیا میں جو ہمیں معلوم ہے یہ ہے کہ دنیا میں سب سے جو عقل مند آئٹم ہے the most wise item that is currency کہ کرنسی جو ہے وہ آنے والے 6 مہینے سال کے خطرات کو بھی سب سے پہلے بھانپ لیتی ہے اور اگر بوم اور فائدے کی بات ہو تب بھی سب سے پہلے جس کو پتا چلتا ہے وہ کرنسی کو پتا چلتا ہے کہ یہ اب فائدہ ہوگا اب نقصان ڈائریکٹلی جو افیکٹ ہوتی ہے وہ کرنسی ویلیو یا ڈی ویلیو جی ہاں یہ جب ہوا یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام جو ہم نے دیکھا یہ بھی اس میں بھی بیسک رول جو پلے کرتے ہیں وہ انویسٹرز رول پلے کرتے ہیں جینوئن لیجیٹیمیٹ بائرز جو ہیں ان سے اتنا اس بزنس پہ فرق نہیں پڑتا اور انویسٹر جو ہیں وہ ریٹرن دیکھتے ہیں کہ کہاں ہمیں سب سے زیادہ ریٹرن ملے گی اب میں نے جو دیکھا اس میں کہ بنیادی طور پہ پاکستان میں انڈسٹری جو ہے وہ اس کی بھی اتنی کوئی پروموشن نظر نہیں آ رہی ہے ایگریکلچر جو ہے وہ بھی زیادہ تر کنونشنل
लेवल पे चल दिस रही इज द है। ओनली इंडस्ट्री जो The only flourish industry कर रही है। जो फ्लरिश कर रही है वो या तो डॉलर है, या आपका गोल्ड है, और या रियल एस्टेट है। अब इस पीरियड में चूंकि बूम आया डॉलर पे और गोल्ड पे, रियल एस्टेट बैठ गई। IMF के साथ जो डील हुई है उससे ये तवक्को की जा रही है कि जी डॉलर में स्टेबिलिटी आएगी, ऑलरेडी कुछ आ चुका है, नहीं लेकिन बहुत इनसिग्निफिकेंट है ना अभी। ओपन मार्केट में भी काफी नीचे आ गया, कहाँ वो 280-82 पे आज मैं देख रहा था कि वो चल रहा है। 320 से 317 से नीचे है। उससे एक जो फर्क पड़ता जो नजर आ रहा है वो ये है कि अगर इसकी एक जगह स्टैग्नेंट हो जाता है कहीं कोई लेवल डॉलर का, तो इन्वेस्टर जो है उसे मजीद उसमें रिटर्न जब नजर नहीं आएगी तो वो लाजमी बात है कि वो अपना पैसा निकालेगा। उसके पास लगाने के लिए जो जगह बचती है वो दो, या गोल्ड है या रियल एस्टेट। गोल्ड की कीमतें भी डाउन होना शुरू हो गई हैं, लिहाजा उसमें भी पोटेंशियल उसको नजर नहीं आएगा, ले दे के एक फील्ड रह जाएगी रियल एस्टेट। इसलिए मैं जो इसका इफेक्ट पॉजिटिव देख रहा हूँ वो ये है कि इस डील के बाद, और प्रोवाइडेड कि ये जो ट्रेंड है लोअरिंग डाउन ऑफ द डॉलर वैल्यू एंड द गोल्ड, ये बेनिफिट देगा रियल एस्टेट, और रियल एस्टेट रिवाइव करेगी, मेरा अपना अंदाजा है। तो बाकी तो वुड डिपेंड, ग्लोबल भी पोजीशंस हैं जो इकोनॉमी को इफेक्ट कर रही हैं, ग्लोबल एनवायरनमेंट भी है, हमारे अपने अंदरूनी जो मामलात हैं, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी उसमें आ जाती है, बहुत सारे और जो फैक्टर्स हैं वो मैं ये तो नहीं कहता कि इसको अकेला यही दो आइटम जो है उसको रिवाइव करेंगे, बड़ी अच्छे लेकिन उम्मीद है कि अब जो है चूंकि मामलात ट्रैक पे आने शुरू हो गए हैं तो अल्लाह करे कि ये बेहतरी की तरफ जारी रहे, तो रियल एस्टेट डेफिनेटली रिवाइव करेगी। राव साहब, एट दी अदर साइड कुछ थोड़े बहुत एक टैक्सेस बढ़ाए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से, अभी सजेशंस के तौर पे आप उसे कह सकते हैं, रियल एस्टेट कम्युनिटी उसके अगेंस्ट भी जा रही है, प्रोटेस्ट भी करने जा रही है उसके अगेंस्ट, तो आप क्या समझते हैं कि उससे भी कुछ स्टेबिलिटी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो थोड़ी शेकन नहीं हो जाएगी? आप दुरुस्त कह रहे हैं। बात यह है कि IMF के साथ जो डील हुई है उसमें डेफिनेटली गवर्नमेंट की अपनी लिमिटेशंस हैं, उन्होंने कुछ अंडरटेकिंग्स दी हैं जो उन्होंने ऑनर करनी है, मजबूरियां भी हैं उनकी, और उन मजबूरियों के पेश नजर मैं ये तो नहीं कहता कि कोई ज्यादा लुक्रेटिव और कोई बड़ा रिलीफ जो है इस फील्ड में दिया जाएगा। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जिनमें हम भी शामिल हैं, इसमें फॉर्मल इकोनॉमी का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर्मल इकोनॉमी की हमेशा इन मुल्कों में जो बेसिक बेस है वो इतनी बड़ी नहीं होती। जैसे हमारे यहाँ आप देख लें 22 करोड़ 24 करोड़ आबादी है। अच्छा राव साहब, जो रियल्टर्स हैं, प्रॉपर्टी एजेंट्स हैं, प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, वो एक बहुत ही अहम सतून है किसी भी आपकी प्रॉपर्टी की मार्केट को जो है ना ग्रो करने का। आप लास्ट आपके टेन्योर में कुछ जो एक स्पेसिफिक कम्युनिटी थी उसको एक गिला होता था, विद इन कम्युनिकेशन आपके जो मेंबर्स होते थे वो उनके साथ नहीं थे, ये उनका गिला था। इस टेन्योर में आप वो गिला कैसे दूर कर रहे हैं? डेफिनेटली जी, जो हमारे रियल्टर्स हैं, रियल एस्टेट कंसल्टेंट्स हैं, ये पार्ट एंड पार्सल है हमारे बिजनेस का, और एक तरह से मैं यहाँ तक भी कहूँगा कि हमारे इसका वो बाकायदा हिस्सेदार है। उनकी सपोर्ट और उनकी स्ट्रेंथ से हमारी रियल एस्टेट का जो कारोबार है उसे मदद मिलती है, उसे सपोर्ट मिलती है। वो वही लोग हैं जो मेंबर्स को अट्रैक्ट करके लाते हैं यहाँ पे, और वही हैं जो इन्वेस्टमेंट्स कराते हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि इस तमाम कारोबार का बेसिक रोल इन्वेस्टर्स के ऊपर है, इन्वेस्टर्स को लाने वाले ये लोग, तो इसलिए इनके रोल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उन्हें अगर माजी में कोई शिकायत रही भी है तो हमारी कोशिश होगी कि हम इस दफा उन्हें ये शिकायत ना पैदा होने दें। मैंने तो अपने दरवाजे हर वक्त खुले रखे हुए हैं। मैंने, आपने देखा होगा मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर कोई दरबार नहीं है, किसी को मेरे PA के थ्रू आने की जरूरत नहीं है। एनीबडी कैन कम इन एट एनी टाइम। मैं खुद विटनेस हूँ, मुझे किसी चैनल के थ्रू होके नहीं जाना पड़ता, डायरेक्ट अंदर जाना, डायरेक्ट जाए। कोई छोटा काम हो बड़ा काम हो, मेरे लिए वो कोई मसला नहीं रखता। मैं इसलिए हर एक को एक बिल्कुल इवन मेरे नजदीक उसकी एक वैल्यू होती है, प्रायोरिटी होती है। तो इसलिए हम इंशाल्लाह ताला उनको ये शिकायत, ये गिला पैदा नहीं होने देंगे। वो हमारा पार्ट एंड पार्सल है, हमारा हिस्सा है, वो हमारे एक वजूद का हिस्सा है। वो हम उनसे कैसे हम दूरी इख्तियार कर सकते हैं। राव साहब, हमने लास्ट इंटरव्यू में भी डिस्कस किया था MG2 के बारे में, उसकी इंटरनली एक लेटेस्ट अपडेट मिल सकती है कि जो जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया या जिन प्रॉपर्टी एजेंट्स ने अपने इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट कराया वो इसका क्या फ्यूचर देख सकते हैं, और अभी क्या करंट क्या डेवलपमेंट है? मेरा पहले भी यही पॉइंट ऑफ व्यू था, आज भी वही है। जिस ज़माने में हम पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी एल कॉलेज वगैरह में, तो लाहौर मजांग चुंगी पे ख़त्म हो जाता था। मुल्तान रोड पे चौबुर्जी से आगे, समनाबाद से आगे बड़ी कम आबादी थी। मैं अपने
आबाई शहर पत्तों की खुशाब वगैरह हम जाते थे तो ठोकर न्याज बेग पे जब बस पहुंचती थी तो हम समझते थे कि आधा सफर तय हो गया। आज लाहौर शुरू भी ठोकर न्याज बेग से होता है, खत्म भी वहीं पे होता है। वो अब तो और भी आगे बहुत बढ़ चुका। मेरे अपने विजन के मुताबिक ये प्रोजेक्ट हमारा जो मल्टी या चक्री रोड पे जो प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें मल्टी गार्डन फेज 2 भी शामिल है, ये रावलपिंडी इस्लामाबाद शुरू भी यहाँ से होगा, खत्म भी यहाँ होगा। ये फ्यूचर का रावलपिंडी इस्लामाबाद का ठोकर न्याज बेग है। M2 साथ है, M1 वहां से करीब, हकला DI खान वहां से चलती है रोड, GT रोड नजदीक, आपके मेन रेलवे लाइन नजदीक है। प्रपोज रिंग रोड अगर कभी अल्लाह करे जल्दी मुकम्मल हो वहां से गुजरेगी। ये तो आपका मेन एरिया होगा, मेन सेंटर होगा, हब होगा। और मैं समझता हूँ कि फ्यूचर में लोगों की प्रायोरिटी होगी कि वो वहां पे रहें। अब मोस्टली पीपल लिविंग इन इस्लामाबाद और रावलपिंडी, तो मैं तो उसका बहुत फ्यूचर देख रहा हूँ। ऑफ कोर्स इट्स अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लेकिन मैं नहीं समझता कि जिस तेजी के साथ हमारे यहाँ मुल्क में आबादी बढ़ रही है, जिस तेजी से शहरों में आबादी में इजाफा हो रहा है, आप किसी जगह को आज देखते हैं कि यहाँ तक आबादी है तो अगले 1-2 साल के अंदर देखते हैं तो कई किलोमीटर आगे बढ़ी हुई होती है आबादी। तो उस लिहाज से मैं नहीं समझता कि इट इज इवन अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ये बहुत जल्द आप देखेंगे कि ये इलाका और जिस तरह की उसमें इलाके में स्कीमें आई हैं और डेवलप हो रही हैं, वहाँ पे बहुत जल्द ये एरिया आपका जो है वो इसी स्टेज पे आ जाएगा जिस तरह आपके दीगर इस्लामाबाद पिंडी के इलाके हैं। अच्छा, आप करंटली वहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहे हैं? अभी हम लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में हैं। हमने तकरीबन 8-10 हज़ार कनाल हम ले चुके हैं ऑलरेडी वहाँ। तो बाकी वहाँ पे जो छोटे मोटे मसाइल होते हैं वो हर जगह, जब भी आप कहीं पे भी लैंड एक्वायर करें तो छोटे मोटे मसाइल आते हैं, तो हम उनको रिजॉल्व करने में लगे हुए हैं। लेकिन लोगों का एतमाद है कि मल्टी डिलीवर इंशाल्लाह ताला ये तो हमारे लिए कोई नॉर्मल चीजें नहीं है। इस फील्ड में जमीनों की एक्विजिशन, ये जरूर है कि सबसे अहम फैक्टर जो है किसी भी स्कीम के कामयाब होने का वो ये है कि आप लैंड को कॉम्पैक्ट कर लें और कॉम्पैक्ट लैंड पोजेशन में ले लें। ये सबसे अहम और जरूरी मसला होता है। तो अभी हम उस फेज में चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला हम उसको मुकम्मल कर लेंगे। अच्छा राव साहब, आखिर में आप मेंबर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे MPCHS के इन 4 सेक्टर्स में, D17, F17, E11, ROS, बल्कि अब 5वां सेक्टर जो है MG2 के जो मेंबर्स हैं जिन लोगों ने यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखिए जी, जहाँ तक ताल्लुक है हमारे B17 का या E11 का, वो तो बरगला एवेन्यू के साथ आप खुद देख लें कि उनकी वैल्यू कहाँ पे पहुंच गई है, इम्पोर्टेंस कहाँ पहुंच गई है। आपके यहाँ रेगुलर CDA सेक्टर्स में 12-13 करोड़ का तकरीबन इस वक्त प्लॉट चल रहा है। हमारे यहाँ अब E11 से और D17 8 से 10 मिनट तक की सिग्नल फ्री ड्राइव है। 8-10 मिनट की दूरी पे आप इतने पैसों में, इससे भी कम पैसों में प्लॉट लेके घर भी बना सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो आइंदा फ्यूचर में वैल्यू एडिशन प्रोजेक्ट्स जो आ रहे हैं उसके B17 के इर्द गिर्द या F17 के नजदीक, आप देखेंगे कि चंद सालों में वहाँ पे जमीन लेना बियॉन्ड रीच होगा। मेरे अपनी कैलकुलेशन के मुताबिक जो मेरे इल्म में है कि जो उसके करीब में कुर्बो जवार में गवर्नमेंट लेवल पे या प्राइवेट लेवल पे जो प्रोजेक्ट्स डेवलप हो रहे हैं, आने को जा रहे हैं आइंदा फ्यूचर में, B17 वुड बी द आइडियल प्लेस टू लिव। आज भी B17 पहले कोई कहते थे दूर है, लेकिन अब आप देखें कि वहाँ पे ये C14, C15 वगैरह सारे CDA के सेक्टर्स जो अनाउंस हुए हैं GT रोड तक चले गए हैं। अब जब आप उधर से आप कंट्री से आते हैं तो पहला CDA का सेक्टर B17 ही आता है। तो ये फ्यूचर में आप देखेंगे ये तो बहुत, इसकी वैल्यू एडिशन बहुत हो जाएगी। स्टिल अफोर्डेबल है, स्टिल अफोर्डेबल है। C14 आप देख सकते हैं, हर स्कीम हमारी अभी तक अफोर्डेबल है, सिवाय E11-3, E11-1 के। वो तो जाहिर है अब चूंकि CDA के रेगुलर सेक्टर्स के बराबर बल्कि उससे भी ज्यादा उनकी प्लॉट की वैल्यूज वहाँ, चूंकि हमारा उन स्कीमों में जो मेंटेनेंस का जो सिस्टम है वहाँ पे डेली, जो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो सिस्टम है, गार्बेज क्लीनिंग, ये वगैरह वगैरह जितनी भी है, वो इतनी आउटस्टैंडिंग है कि जो आपको बाकी किसी जगह नहीं मिलेंगी। तो उसके साथ कंपैरिजन जो है ना, बड़ा मतलब उसके साथ जो सोसाइटीज हैं बड़ा अच्छा कंपैरिजन है। अब देख लें, हाँ E11 में और भी E11-2, E11-4, इसमें तो 4-5 दीगर सोसाइटीज भी हैं। उनके रेट्स में और E11-3 और 1 में जमीन आसमान का फर्क है। और बुनियादी वजह यही है कि E11-3, E11-1 इसमें जो हमारे मेंबर्स रहते हैं उनको जो फैसिलिटीज मिलती हैं, जो आपकी सिक्योरिटी की हैं या मेंटेनेंस की हैं, जो दीगर सहूलियात है, वो कहीं उन जमीन और आसमान का फर्क है। तो रेट्स यहाँ तो बियॉन्ड रीच है, मानते हैं हम। यही लेवल B17 का आने वाला है आइंदा भी। B17 में भी आप देखेंगे कुछ सालों के बाद बियॉन्ड रीच होगी, वहाँ पे भी कीमतें जो भी हैं। खूबसूरत सेक्टर है। मेरा तो खैर
विजन यही है कि हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं मल्टी की, इनमें इंशाल्लाह ताला मेंबर्स हमारे, उनको हमसे कोई शिकायत नहीं होगी, बल्कि जिस किस्म का, जिस लेवल के एतमाद का उन्होंने इलेक्शन में मुजाहरा किया है, हम कोशिश करेंगे कि उनके एतमाद को ठेस न पहुंचे, बल्कि एतमाद में और मजीद इजाफा हो। बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद असलम नवाब साहब आज टाइम देने के लिए और अपना मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। ये मेरा हमारे साथ मौजूद थे मोहम्मद असलम राव साहब, प्रेसिडेंट MPCHS। और जी इसी तरह की मालूमाती वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।